हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी को हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और उससे संबंधित हम आपको जो है पॉलिटी अर्थात संविधान के बारे में आपको हम बता रहे थे और संविधान के बारे में हम पढ़ा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान अर्थात पॉलिटी हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो संविधान है, जो पॉलिटी है, हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और उसी महत्वपूर्णता को देखते हुए हम आप सभी को संविधान के बारे में ही पहले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही आसान होते हैं। अगर इनके अनुच्छेदों को हम क्लियर कर ले और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनके शब्दों को हम अच्छे से क्लियर कर ले तो वनडे एग्जाम में पॉलिटी अर्थात संविधान से आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होंगे। तो उसी को देखते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है भैया, तो वो संघ है, यूनियन है। और संघ अर्थात यूनियन के बारे में हम 2-3 कक्षाएं पहले भी संचालित कर चुके हैं और उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम जिस क्रम पर पहुंचे हैं वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और संघ की न्यायपालिका। इसके पहले हम आप सभी लोगों को कार्यपालिका, संसद, इन दोनों के बारे में पढ़ा चुके हैं। अर्थात हमारे संविधान की हम बात करें तो हमारे संविधान में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 22 भाग 12 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं। हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान बना हुआ उसमें 22 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेदों में से जो है कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं और भाग की बात करें जो 22 भाग है उसमें से 5वां भाग जो है उसे संघ या यूनियन के नाम से जाना जाता है और संघ अर्थात यूनियन को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। संघ अर्थात यूनियन को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और 5 चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो है कार्यपालिका, दूसरे चैप्टर का नाम है संसद पार्लियामेंट, तीसरे का नाम है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, चौथे चैप्टर का नाम है संघ की न्यायपालिका और 5वें चैप्टर का नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस 1 से लेकर 5 चैप्टर की बात करें तो ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच इनका वर्णन है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद जो 151 है इनके बीच इन पांचों चैप्टरों को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। और इन 5 चैप्टर की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेके 78 के बीच जो है कार्यपालिका है, अनुच्छेद 79 से लेके 122 के बीच क्या है, तो इसके बीच संसद है, पार्लियामेंट है। अनुच्छेद 52 से 78 के बीच कार्यपालिका है, अनुच्छेद 79 से लेके 122 के बीच क्या है दोस्तों, तो ये 79 से लेके 122 के बीच संसद अर्थात पार्लियामेंट। अनुच्छेद 123 आता है, अनुच्छेद 123 में सिर्फ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। सिर्फ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद आता है, वो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 की जो बातें हैं संसद की न्यायपालिका से संबंधित, यूनियन जुडिशरी से संबंधित है, संसद की न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 147 के बाद 148 से लेकर 151 में जो है इसमें सीएजी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सीएजी के बारे में बताया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। ठीक है, और हम आप सभी को कार्यपालिका और संसद के बारे में पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो हम आज जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के बाद हमारी संघ की न्यायपालिका आएगी। इस राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और संघ की न्यायपालिका को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो
भाग 5 है, अर्थात संविधान के 22 में से जो 5वां भाग है वह 5वां भाग पूरा हो जाएगा। 5वां भाग कंप्लीट हो जाएगा और 5वां भाग जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम 1 से लेके भाग 5 तक पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हमने पहले भाग को भी पढ़ा दिया, दूसरे भाग को भी पढ़ा दिया और तीसरे भाग को भी पढ़ा दिया है। चौथा भाग भी मेरा कंप्लीट हो गया। आज हम 5वें भाग पर पहुंचे हैं और 5वें भाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है संघ की न्यायपालिका है। अब संघ की न्यायपालिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो संघ की न्यायपालिका में बात करें तो दोस्तों देखो, मैंने एरो बना के यहाँ पर बता दिया कि ये वाले अनुच्छेद संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और ये 4 अनुच्छेद किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। हम बात कर रहे हैं 124 से लेकर 147 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 124 जो अनुच्छेद है ये संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। 125, 126, 127, 128, 129 और 143। दोस्तों ये अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका की चीजें हैं, लेकिन एग्जाम अभी से जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है, क्योंकि 395 अनुच्छेद है। अगर हम 395 अनुच्छेद तैयार करेंगे तो और टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए हम जो है अनुच्छेद 124 से लेके 147 के बीच इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो अनुच्छेद 124 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 में क्या है, तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय, देखिए दोस्तों हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है ये 2 स्तर पे है, एक तो उच्च न्यायालय है और दूसरा उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात करें तो हर राज्यों में होता है और उच्चतम न्यायालय की बात करें तो सिर्फ एक ही उच्चतम न्यायालय भारत में है और वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। ये केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो दिल्ली है वहाँ पर उच्चतम न्यायालय, हमारी राजधानी जो हमारे भारतीय राजधानी है वहाँ पर ये उच्चतम न्यायालय है। इसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय बात करें तो इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है 133, न्यायाधीशों की जो संख्या 33+1 है। कितनी है, 33+1 न्यायाधीश है। ठीक है, कितने न्यायाधीश हैं, 33+1, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के जो बारे में बताया गया वो अनुच्छेद 124 में बताया गया है। अनुच्छेद 124 को कई भागों में, अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 124(3), ऐसे भी चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा इंटरनल चीज़ें पढ़ने की प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम अभी से ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती, तो इसलिए जो पूछा जाता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 125 में दोस्तों क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जो वर्किंग मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायमूर्ति होते हैं उनकी नियुक्ति की बात कैसे हो गई। कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, उनकी नियुक्ति की बात कहाँ गई है, तो अनुच्छेद 126 में बताई गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में जो नियुक्ति के से संबंधित चीजें हैं 126वें अनुच्छेद में बताया गया। 127 में क्या है दोस्तों, तो 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। तदर्थ कुछ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति अचानक से करनी होती है, तो वो जो न्यायमूर्तियों की नियुक्ति है वो कहाँ बताई गई, तो अनुच्छेद 127 में बताई गई। अनुच्छेद 128 को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 128 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, वहाँ पर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जो न्यायाधीश क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको वहाँ उपस्थित रहने अर्थात वहाँ बैठकों में उपस्थित रहने की जो अनुमति जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है, तो अनुच्छेद 128 के द्वारा जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी बैठक
में उपस्थित रहने की अनुमति जो है वो अनुच्छेद 128 के द्वारा मिलती है। अनुच्छेद 129 की बात करोगे दोस्तों तो अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ये जो उच्चतम न्यायालय होगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा, ये अभिलेख न्यायालय होगा। ये लेखा जोखा का भी काम करेगा, ये अभिलेख न्यायालय होगा। और ये कहाँ पर ये बातें की गई है, तो ये जो बातें हैं अनुच्छेद 129 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 129 के बाद हम दोस्तों और भी अनुच्छेद है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम में वो अनुच्छेद अभी पूछे नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 143 की बात करोगे तो अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, सलाह कर सकता है। और ये अनुच्छेद 143 में बताया गया कि अनुच्छेद 143 जो है ये बताता है कि राष्ट्रपति की ऐसी भी शक्ति है जो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सलाह को माने। चाहे तो राष्ट्रपति उस सलाह को माने और चाहे तो राष्ट्रपति उस सलाह को ना माने, ये राष्ट्रपति की मर्जी है दोस्तों। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। किससे, सुप्रीम कोर्ट से। आइए दोस्तों, अब हम आपको अनुच्छेद 124 से लेकर 143 तक पढ़ा चुके हैं। हमारे जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, वो सभी अनुच्छेद आपके साथ हम वर्णित कर चुके हैं। और इन अनुच्छेदों को आप अगर पढ़ लेते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं, जो संघ की न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद हैं, वो आपके कभी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। अर्थात संघ की न्यायपालिका से जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसी के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत का नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है, इससे संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, तो इससे संबंधित 4 अनुच्छेद हैं। और इन चारों अनुच्छेदों को हमने लिख दिया क्योंकि 4 ही अनुच्छेद हैं। इंपॉर्टेंट तो ये 2 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन 2 और ही पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि पता नहीं 2 अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो इसलिए हम आपको ये चारों अनुच्छेद बता दे रहे हैं, लेकिन यही 2 अनुच्छेद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं को ध्यान में रखिएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात ये अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच इनकी बातें कही गई हैं। ये CAG इन्हें कहा जाता है, अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसे अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 में ये बताया गया है कि भारत का एक CAG होगा। क्या होगा, भारत के CAG का जो पद है वो कहाँ पर है, तो वो अनुच्छेद 148 में बताया गया। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक CAG होगा, अर्थात भारत का एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो ये वर्ड जो है, ये CAG जो पद है, ये कहाँ पर दिया गया है, तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 149 की बात करोगे तो अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। भारत का जो CAG होगा उसके क्या कर्तव्य होंगे और उसकी क्या शक्ति होगी, अर्थात जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा उसके क्या कर्तव्य होंगे, क्या शक्ति होंगे, ये कहाँ पर बताया गया, तो अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि उसको कौन सा काम करना है और उसके पास कितना अधिकार है, कितनी शक्ति है, ये अनुच्छेद 149 में है। अनुच्छेद 150 की अगर बात आप कर रहे हो तो अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, जो हमारा संघ है, संघ के लेखाओं का भी प्रारूप होगा, तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वो करेगा ही करेगा CAG। लेकिन राज्य में जो काम हो रहा है, राज्य के जो लेखाएं होंगे उनका जो प्रारूप बनेगा, वो कौन लेखा जोखा का काम उसका देखेगा, तो लेखाओं का प्रारूप कौन बनाएगा, अनुच्छेद 150 के अंतर्गत इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 51 की बात करोगे तो ये संपरीक्षा प्रतिवेदन होगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, इस चीज को राष्ट्रपति के समक्ष क्या होगा,
ये चीज़ें जो प्रारूप होंगे ये प्रस्तुत किए जाएंगे। उस प्रारूप की परीक्षा करने के लिए सम परीक्षा अर्थात प्रतिवेदन होगा, और उसका प्रतिवेदन जो होगा कौन रिसीव करेगा, तो वो हमारा जो CAG होगा रिसीव करेगा, उसका फिर जांच करेगा, उसके बाद फिर से राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। तो इसका बहुत ही क्रम होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो जो पूछा जाता है वही इंपॉर्टेंट हो। ये अनुच्छेद 148 और 149 इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148 में CAG पद के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य एवं शक्तियाँ बताई गई। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप क्या होगा, कैसे होगा, वो बताया गया है। और अनुच्छेद 151 में सम परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। ये CAG से संबंधित है, ठीक है, लेखा जोखा से संबंधित है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि हमने जो अनुच्छेद 123 था इसको अभी छोड़े हुए हैं, आगे चले आए तो हम इसको भी देख देते हैं कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ होंगी ये क्या होंगी। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 123, इसलिए इसको हम बाद में आपको बता रहे हैं। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति से नहीं, ये संसद से संबंधित है। संसद के विश्रांति काल में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ये अध्यादेश होता क्या है, तो अध्यादेश की बात करोगे तो अध्यादेश एक ऐसा रूल है जो राष्ट्रपति जारी करता है। कब करता है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे संसद अर्थात पार्लियामेंट की 3 सत्रें होती हैं, और जब ये सत्रें ना चल रही हों, अर्थात जब सत्र अवसान हो, सत्र बंद हो, कोई भी सत्र ना चल रहा हो, तो उस समय अगर किसी भी कानून की अचानक से ज़रूरत पड़ती है, कोई भी ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता आ जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक अध्यादेश, लिखित अध्यादेश जारी करता है कि ऐसा ऐसा कानून है और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, तो उसे लागू कर दिया जाता है। और जब अगला सत्र आता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल पारित किया जाता है, और बिल पारित करने के बाद वह कानून बन जाता है। तो ये एक ऐसा अध्यादेश जो है, एक ऐसा कानून होता है जो अचानक से कभी भी जारी कर दिया जाता है, जो पूरे भारत पे लागू होता है। तो अध्यादेश कहते हैं संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है और वो पूरे भारत में लागू होता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 123 में बताया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो हैं वो क्या कर सकता है कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम आप सभी को जो है संघ अर्थात यूनियन के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। आप जो लोग नए जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल से, वो जाके क्या कर सकते हैं, हमारे जो पिछले वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो हमने बनाया है। बहुत कम समय में हमने आपको कितने अनुच्छेद तक पढ़ा दिया, तो अनुच्छेद 151 तक पढ़ा दिया, 395 अनुच्छेद। अब इसके आगे जो अनुच्छेद है दोस्तों, हमको इतने अनुच्छेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ कुछ जो है, हमको लगता है कि 20-25 अनुच्छेद अगर और हम कंप्लीट कर लेंगे, 25-30 अनुच्छेद, तो जो है हमारा पॉलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं उसके बारे में, जैसे मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझ लेंगे। कुछ राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें, तो राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें तो हम बहुत ज़्यादा आपको बता भी चुके हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं पॉलिटी में, वो हम आगे अगले क्लास में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पूरा हमारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा और हम अगले किसी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग दोस्त हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, लाइक भी करिए और कमेंट भी करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।